बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस फेसबुक लाइव पेज पर आज का जो संवाद का विषय है, बिहार में बाढ़, कोरोना एवं सॉरी कारण एवं निवारण। बिहार में बाढ़, कारण एवं निवारण। और इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए अपने साथ तीन महामानव महानुभाव हम सभी लोगों के साथ उपस्थित हैं, जिसमें से अपने आदरणीय डॉक्टर श्री दिनेश मिश्रा सर, डॉक्टर दिनेश मिश्रा सर ने आईआईटी खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग के साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक तथा दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी तक की पढ़ाई पूरी किए हैं। साथ ही बिहार के बाढ़, सूखा और अकाल की समस्याओं पर आपकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई है। साथ ही बाढ़ की समस्या पर गठित 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप और समाधान पर गठित योजना आयोग के कार्यकारी समूह के सदस्य एवं विश्व बांध आयोग 2000 की रिपोर्ट की तैयारी में परियोजना प्रभावित लोगों की स्थिति पर भारत का आप प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे हमारे दिनेश सर का फेसबुक लाइव पेज पर स्वागत है, अभिनंदन है। दूसरे हमारे अभिभावक के रूप में जो हम सभी के बीच में हैं, आदरणीय रंजीव जी सर। रंजीव जी सर पर्यावरणविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और नदी जल बाढ़ के विषय पर आपको कार्य करने का लंबा अनुभव है। तीसरे जो व्यक्ति हैं श्री सुरेश कुमार सुमन जी, जो अभी नहीं जुड़े हैं, वह भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पूर्व में छात्र नेता रहे हैं। तो आज इस विषय पर बिहार में बाढ़, कारण एवं निवारण विषय पर जो हमारे अभिभावक हम सब का मार्गदर्शन करने वाले हैं, हम सब जानने का यह प्रयास करेंगे। हम अपने आदरणीय अभिभावकों से यह सब समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार में जो बाढ़ है उसका कारण क्या है और निवारण क्या है, और वास्तव में हमें आम जनता को और सरकार को इस विषय पर क्या करना चाहिए ताकि जो है बाढ़ की समस्या से हम सभी को निजात मिल सके। आज इस परिचर्चा में, संवाद में इस विषय को हम सब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो मैं चाहूंगा अपने आदरणीय दिनेश सर से कि आखिरकार जो बिहार में बाढ़ है, उस बाढ़ के पीछे का कारण क्या है। आखिर बाढ़ जो है उसका अस्थायी समाधान क्यों नहीं हो पाया। तो आदरणीय दिनेश सर, आखिरकार बाढ़ का कारण क्या है। देखिए, कारण तो हमारा भौगोलिक है। हम लोग जहाँ रहते हैं, दिनेश सर सुन रहे हैं? बिहार खासकर। दिनेश सर सुन पा रहे हैं सर? मैं सुन रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ। शायद लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी हाँ, ये तो सब ठीक है, सभी कुछ जी ठीक जी, है। थोड़ा सा आवाज सर लाउडली आता तो अच्छा रहता सर, नहीं तो इसको थोड़ा सा सामने लाने पर आवाज आता सर। जी सर। अच्छी बात है, मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा जो रिहाइश है, जहाँ हम लोग रहते हैं, वो तो भौगोलिक जी, कारणों से आवाज वहाँ नहीं बाढ़ आ पा आती है, रही है सर। क्योंकि आवाज नहीं आ पा रही है तो क्या करेंगे। माइक तो मेरा ठीक लगा है।
हम भी ठीक सुन रहे हैं। एक मिनट में इसको और आप ठीक सुन रहे हैं संजीव भाई? मुझे तो ठीक सुना जी, जी मैं ठीक सुन रहा हूँ। अभी जी ठीक? क्या आप सूर्यदेव जी? जी जी ठीक है सर। सूर्यदेव जी सुन पा रहे हैं? जी ठीक है, तो जी सर, मुझे जी सर, लगता है जी सर। जो है तेज करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हम लोगों का तो जो भौगोलिक परिस्थिति है ना, हम लोग तो हिमालय जी के नीचे बसे हुए लोग हैं, उसके तराई वाले हिस्से में, और वो तराई का भी अंत है करीब करीब, क्योंकि मुख्यतः जो तराई वाला हिस्सा है वो तो नेपाल में पड़ जाता है। हुआ ये है जी कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब जो जी जिसको हम लोग जम्बू द्वीप या गोंडवाना लैंड कहते हैं, ये कहीं दक्षिणी ध्रुव जी की तरफ था। यानी विंध्य पर्वत के नीचे जी वाला जो हिस्सा है भारत का, जी वो कहीं दक्षिणी जी ध्रुव के पास था, और इसका उत्तर की ओर विस्थापन शुरू हुआ। और फिर वो जी जो टुकड़ा था पृथ्वी का, जो कि एशियन जी मेनलैंड जिसे कहते हैं, ये उसकी ओर बढ़ चला। और बढ़ चला जी तो बीच में एक समुद्र हुआ करता था, बहुत ही चौड़ा। आप समझिए कि दक्षिणी ध्रुव में अगर विंध्य पर्वत होगा और एशियन जी मेनलैंड अगर अपनी जगह रह गई हो, तो कितना बड़ा गैप रहा होगा। जी इसको हम लोग टैथी सागर कहते हैं। और इसी में जो गोंडवाना लैंड या जम्बू द्वीप, जो कुछ भी हम लोग कह लें, उत्तर की ओर विस्थापन होता गया, और वो समुद्र जो था जी संकरा होता गया, उसकी स्पेस कम होती गई। और फिर जो अंदर की प्लेट है उसमें जम्बू द्वीप वाली गोंडवाना लैंड वाली प्लेट जो थी, वो एशियन मेनलैंड से को ठेलना शुरू किया उसने उत्तर की तरफ। जी और वो उत्तर की तरफ जब ठेलना शुरू हुआ, तो जैसे हम लोग सुबह उठ करके देखते हैं कि हमारी चादर पर सिलवटें पड़ी हुई हैं, जी उसी तरह से वो जो पहाड़ हैं अभी हिमालय के, जी उसी तरह से वो चादर पर, पृथ्वी की चादर पर सिलवटें हैं, जो जी कि जम्बू द्वीप की वजह से ऊपर की जी ओर जाने की वजह से हुई हैं। जी और उस एशियन मेनलैंड पर जो पानी बरसता है, जी वो तो उसी समुद्र में आता था, टी में ही आता था। जी और वो पानी अकेला नहीं आता था, उसके साथ साथ मिट्टी भी आती थी। जी जो जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन हुए हैं उसके हिसाब से जो बालू की परत है, जी वो 2000 से लेके 6000 या 10,000 फीट तक नीचे गई हुई है। तो जी समझिए कितना बालू हम लोगों ने वो जी मेन लैंड से आया हो, जमीन को काटा होगा, जिसको कि हम लोग एशियन मेनलैंड कहते हैं, या क्षमा करेंगे, गंगा जमुना का मैदान कहते हैं। तो वहीं हम लोग रह रहे हैं, गंगा जमुना के मैदान में ही। और ये जो प्रक्रिया है जी गोंडवाना लैंड या जम्बू द्वीप का ऊपर की ओर ठेलने की, वो रुकी नहीं है। हिमालय पहाड़ का ऊंचा होना अभी रुका नहीं है, और उस पर जो पानी बरसता है उन इलाकों में, उससे जो भूमि का क्षरण होता है, वो हमारे जो बीच वाले कैथी सागर जो था, या जो आज हम लोग इसको गंगा जमुना का मैदान कहते हैं, उसमें आना भी नहीं रुका है। वो एक जियोलॉजिकल भूगर्भीय प्रक्रिया है, वो सतत चल रही है। मतलब वहाँ से मिट्टी आएगी, और करोड़ों वर्ष लगे कि वो मिट्टी ने समुद्र को पाट दिया। जी समस्या ये है कि वो मिट्टी का आना अभी भी रुका नहीं। जब भी जी हमारी नदियों को हम लोग देखते हैं तो उसका पानी मटमैला होता है, और वो जी मिट्टी की वजह से होता है। उसके साथ जो गाद आती है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, वो गाद जी आकर के वहाँ जमा हो रही है। और ये जो गाद थी, या ये जो बाढ़ थी, पानी का चारों ओर विस्तार, मतलब समुद्र जब पहाड़ से उतरता हुआ पानी ज़मीन पर, नीचे ज़मीन पर फैलेगा, तो उसके साथ साथ मिट्टी भी फैलती है, और वो अभी भी फैल रही है। और इसी मिट्टी ने और इसी पानी की बहुतायत ने हमारे पूर्वजों को आकर्षित किया होगा। जब उन्होंने खेती करना सीखा होगा, खेती करने के लिए ज़रूरी था कि वो एक जगह रहते। घूमने वालों का, घुमंतू लोगों का ये बस की खेती नहीं है। तो वो लोग एक जगह रुके होंगे, तब कहते हैं कि उन्होंने पास के पहाड़ों पर आश्रय लिया और नीचे आकर के खेती करते थे। लेकिन बाद में कुछ लोगों को लगा होगा कि ये पहाड़ पर क्या जाना, या ऊंची जगह पर क्या जाना, किसी दूसरी जगह पर क्या जाना, यहीं रहते हैं। क्योंकि नदी का पानी, बाढ़ का पानी हर समय तो रहता नहीं है। वो साल में 10-15 दिन परेशान करता है, तो पानी कितना बरसता हो, लेकिन वो परेशान करता है लोगों को। तो परेशानी है, लेकिन साल भर मौज है।
और फिर उन्होंने संभावनाएं तलाशी होंगी कि खेती अगर कई बार की जा सकती है, तब उसमें से कुछ उत्साही लोग वहाँ आकर के रह गए होंगे कि देखा जाएगा 10-15 दिन जो तकलीफें होंगी तो संभाल लेंगे और यहीं रहेंगे। तो जानबूझ करके हमारे पूर्वज लोग उस बाढ़ वाले इलाके में आए रहने के लिए, और उन्होंने फिर देखा कि खेती में तो बहुत फ़ायदा है, जितना शिकार में या अन्य तरीकों में नहीं था। तो उसके लिए फिर आज से कहते हैं कि 3,500-4,000 साल पहले लोहे का आविष्कार उन लोगों ने कर लिया था। तो उसमें उन्होंने कुदाल बना ली, फावड़ा बना लिया, हंसिया बना लिया, ये सारी चीज़ें बना ली उन्होंने। अब इसका उपयोग क्या करेंगे, तो जंगल काटने में करेंगे, क्योंकि ज़मीन का विस्तार चाहिए उनको और भोग के लिए। तो वो जब ज़मीन का विस्तार करेंगे तो उनके बच्चे पैदा होंगे, तो उनकी भी ज़रूरतें होंगी, तो इसके हिसाब से वो बढ़ता गया और जंगलों का एक तरह से विनाश करना उन लोगों ने शुरू किया होगा। लेकिन फिर भी जंगल इतने थे कि वो विनष्ट हुए नहीं। फिर ये हुआ, उन लोगों के बीच में बात चली कि नहीं, जंगलों का विनाश नहीं करना चाहिए, पहाड़ों का विनाश नहीं करना चाहिए, यहाँ रहेंगे हम रहेंगे शांतिपूर्वक। लेकिन उस ज़मीन का, नदी के किनारे का जी इतना ज़्यादा था कि पानी की जी तरह कहीं जाना नहीं होता था। और नाव की सुविधा और मछलियों की सुविधा, तो जी जितने जलीय जीव जंतु थे जिनका वो भक्षण कर सकते थे वो उनको उपलब्ध था, यातायात में उपलब्ध थी, और साल भर के लिए या उससे ज़्यादा के लिए अनाज उपलब्ध था, इसलिए वो वहाँ जी बस गए। जी समय के साथ जी इनमें से लोगों को लगा होगा, जैसे जैसे नई पीढ़ी आई होगी, जी हम लोग क्या घटिया जगह रह रहे हैं, यहाँ तो हर साल पानी आता है, जी इसका कुछ उपाय करना चाहिए। जी तो वो बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरे थे वो लोग, ऐसा मान्यता है। जी और मिसिसिपी बेसिन जो है अमेरिका का, जो कि खाली समझिए कि 500 साल से उसका अन्वेषण हुआ है, जी तो वहाँ लोगों जी ने देखा कि किस किस तरह से लोगों ने, पुराने लोगों ने किस किस तरह से अपने घर जी बनाए और अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की। उसके हिसाब जी से हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करके अनुमान लगाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने गंगा घाटी में या जी ब्रह्मपुत्र घाटी में क्या क्या किया होगा। तो उन्हें जो भी घर जी या झोपड़ी बनाई होगी, इसकी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किया होगा। जी और उसका एक आसान सा तरीका था कि अपने घर के चारों ओर एक मेड़ बना लीजिए मिट्टी की, तो आपका जी घर सुरक्षित हो जाएगा, पानी नहीं आएगा उसमें। जी अब मैं मेड़ बनाता हूँ, मैं अपने घर को सुरक्षित करता हूँ और आप मेरे पड़ोसी हैं, तो आपने अपनी जी मेड़ थोड़ी सी ऊंची बना ली और मुझ जी मेरी जी मेड़ से ज़्यादा मजबूत बना ली, और ये जी प्रक्रिया चल पड़ी। अब नदी का पानी अगर आता है तो पूरे जी इलाके पर न फैल करके भी रिंग बांध, जिसको हम कह लें, या जो मेड़ जी कह लें, इन्हीं जी के बीच से होकर के गुजरता था जी जी और कभी कभी इनको नाश करता था। जी इसको छोड़ देता हुआ लोगों को कि ये काम चला, रिंग बांध में बांधना, पूरे गांव जी को घेर लेते हैं। जी गांव को घेर लिया उन्होंने, लेकिन गांव तो जी बहुत थे, तो मैंने अपने जी गांव से पानी दूसरी तरफ घुमा दिया, तो जो दूसरा जी गांव था उसने भी वही रक्षा की थी, अब वहाँ टूटना शुरू हो गया। तो ये प्रक्रिया जी चली। फिर उसके बाद से एक स्तर पर कहीं ना कहीं लोगों को लगा होगा कि हमारा जो 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 राजा है या जो सरदार है उसके पास चलें कि भाई ये कब तक करेंगे, इसका कुछ इंतजाम जी कीजिए। तो उसने जी एक आदमी को नियुक्त किया होगा, अपने दौलत में रहे होंगे, जो सबसे सयाना आदमी रहा होगा उनके सलाहकारों में, जी कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है, आपको समाधान निकालिए, और संसाधनों की जी कोई कमी नहीं है, वो जो लगेगा वो हम लगाएंगे। तो जी जी संसाधनों की कमी थी और उस आदमी को दिया गया जिम्मा। तो जी उसने सोचा कि अब तक तो हम लोग घरों को और गाँव को पालते आए थे, अब सीधे नदी जी को ही ठिकाने लगा देते हैं, जी इसी के किनारे हम बांध बना देते हैं, तटबंध बना देते हैं, जिसको हम लोग सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कम से कम बिहार में कि तटबंध क्या होता है। तो वो वहाँ जी से बना होगा। उसका एक निहितार्थ हुआ, निहितार्थ ये हुआ जी कि जिसके पास गए हम, जी सरदार के पास या राजा के पास, तो जी वो इस पृथ्वी की पहली डोनर एजेंसी रहा जी होगा, उसका पैसा खर्च करने वाला या उसके लिए संसाधन जुटाने वाला नदी को जी बांधने का। और जी अपने जिस सलाहकार को राजा ने सबसे विद्वान समझ करके तय किया होगा,
कि यही बाढ़ से बचने का सलीका सिखाएगा, तो वो जी पहला इंजीनियर हुआ होगा। और उसके जी बाद जी जिस आदमी को या जिस समूह को जिम्मा दिया होगा, जी जैसे जी जैसे ये मंत्री जी या जो भी सलाहकार जी रहे हों, जो जी कहेंगे वो आप लोग काम कीजिए, तो वो जी पहला ठेकेदार हुआ होगा। तो मेरा मानना जी है कि इन तीनों की उत्पत्ति एक ही दिन हुई होगी। जी राजा भी, जो डोनर एजेंसी था वो, इंजीनियर जी साहब, और जो ठेकेदार जी थे वो, जी जी सब एक दिन पैदा होंगे वहां से। अब जी अगर मैंने एक तरफ अपनी तरफ बांध बना लिया, तो जो जो उस जी पार रहते हैं लोग, उन जी लोगों ने भी देखा देखी कि बांध बनाया होगा। जी अब जी नदी जो है वो हमारी दो दीवारों के बीच में फंस गई। उधर से भी घेर लिया लोगों ने और इधर से भी घेर लिया। और बाद में हम जी लोगों ने इस तकनीक का विस्तार किया, और धीरे धीरे देखने में आया कि बाहर जल जमाव शुरू हो जाता है तटबंध के, अंदर जी मिट्टी उठना शुरू होती है, नदी में गाद भरना शुरू होती है। वो गाद आती है पानी के साथ में बरसात, वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो पानी जब हमने रोक दिया, तो उसके साथ गाद अपने आप रुक गई, और गाद जब अपने जी आप रुक गई तो उसने नदी की पेटी को ऊपर उठाना शुरू किया। जी ऊपर उठाना शुरू किया तो फिर आपको बांध भी ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि नदी में जितना पानी आता है उसको तो जी बहाना ही पड़ेगा ना, वो तो जाएगी कहीं ना कहीं, वो पानी जाएगा, जी उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बांध जी बनाते गए हम लोग और पानी बहाने की कोशिश करते गए। और एक समय ऐसा आया कि नदी का पानी इतना ज़्यादा था उस बांध के मुकाबले कि वो उसको तोड़ देता था। जी तो उसका तोड़ने के साथ नाश होता था, वो हम लोगों ने भोगा। अब फिर होता है कि अब इसके बाद क्या करें, तो बहुत सी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। उसके विस्तार में ना जा करके हम कहते हैं कि हम बड़ा ऊंचा बांध बना देंगे। तो जैसे हमारे परिप्रेक्ष्य में होता है ना कि नेपाल में हम बांध बना देंगे, कोसी पर में, बागमती पर नुनथर में, और कमला पर शीशा पानी में, और क्या क्या कर देंगे, वो सारी जी बातें जी शुरू हुई। जी जी तो दो चीज़ें यहाँ स्पष्ट हो जाती हैं कि समस्या अगर पानी की रही होती, तो हमने जो शुरू में आज से करोड़ों जी साल पहले जो बांध बनाए थे वो अपनी जगह टिके रहे होते। हमारा खेल खराब किया उसके साथ आने वाली बात में, लेकिन हमको बसाया भी उसी बात ने, क्योंकि हमारा जी आपकी जी सर आवाज बंद हो गई है। सर दिनेश सर आपकी रंजीव आवाज सर बंद हो गई। हाँ रंजीव सर जी, सर कहा जाए। दिनेश सर अभी जुड़ेंगे सर। हम्म, आखिरकार बाढ़ का कारण क्या है सर? बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है। जी जैसे आदमी पैदा लेता है जी तो वो एक 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 सवा फीट का होता है, या 1 फीट, हाँ 1 सवा फीट का होता होगा, जी लेकिन वो पैदा होने के बाद बढ़ता है। जी इसको इस तरह समझिए। जी उसी तरह नदी भी एक नदी की आज मांग हो रही है ना पूरी दुनिया में कि उसको एक जीव की हैसियत दी जाए, जी एक एक जिंदा प्राणी की हैसियत दी जाए। तो नदी भी एक अवयव है धरती पर, जी 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 जो पानी जब उसके जल क्षेत्र में जब पानी की बहुतायत होती है तब वो नदी जल प्राप्त करता है, जी जी और अधिक जल प्राप्त करता है तो उसमें बाढ़ आती है। जी यह एक प्राकृतिक घटना है। जी इसको अप्राकृतिक नहीं कहा जा सकता है, यही प्राकृतिक घटना है। लेकिन अब बाढ़ को हम क्यों खराब मानते हैं? बाढ़ को इसलिए खराब मानते हैं कि बाढ़ से विनाश होता है। जी तो विनाश वाले बाढ़ की पहचान करनी होगी। जब जी जब तक बाढ़ प्राकृतिक था
तब तक इसी गंगा जमुना के मैदान में लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जब वहां जब सिंधु घाटी सभ्यता में विनाश हुआ जी सभ्यता का, तो लोग वहां से पश्चिम की ओर पूरब की ओर चले जी। और वो पूरब उत्तर का जो ये इलाका गंगा जमुना का मैदान था उसी में आके बसे जी। और वो इसलिए बसे कि वो अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि यहाँ पानी की बहुतायत था जी जमीन अच्छी थी, जी तो लोग आके यहाँ बसे और बिना ज्यादा मेहनत किए यहाँ खेती हो जाती थी। पशुपालन के लिए चारागाह था, तो लोग यहाँ बसने लगी, तो यहाँ लोग रहने लगे और लोग नदी के साथ रहते थे। उसको हम लोग कहते हैं नदी के साथ या बाढ़ के साथ सहजीवन। पूरे उत्तर बिहार या बिहार जो गंगा जमुना का मैदान है उत्तर भारत का, उसमें जो है सो बाढ़ सहजीवन और नदी सहजीवन का जीवन था। वहाँ खेती भी वही होती थी, बल्कि वर्षा और बाढ़ पर आधारित कृषि होती थी। अब कुछ ये अंग्रेजों के आने के बाद जब इन नदियों के जल को से रेवेन्यू कमाने की क्या कहते हैं बुद्धि आई अंग्रेजों को, तो इन लोगों ने कुछ बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं और सिंचाई परियोजनाएं बनाना शुरू की। लेकिन दरअसल इस सबसे बाढ़ रुका नहीं। बाढ़ तो है कि हर बरसात में जब वर्षा होगी हिमालय में, तो वहां से पानी चल के आएगा और वो नदी के दोनों तरफ फैलेगा। और तो इसके लिए नदी के दोनों तरफ फैलेगा, इसके लिए एक जीवन संस्कृति जो बाढ़ सहजीवन की जीवन संस्कृति थी हमारी, उसमें हमारे पुराणों में इसका उल्लेख है कि नदी से कितनी दूर पर खेती करनी चाहिए, कितनी दूर पर रहने की जगह तलाशनी चाहिए, यह सब नियम लोगों ने अनुभव के आधार पर बनाया था और उसका पालन करते थे। और यह पालन, आप एक कहावत सुनते होइएगा कि चतुर्मास में कोई काम नहीं किया जाता है। ये जो बरसात का 4 महीना होता है, इसमें लोग बुद्ध के जमाने में भी लोग मचान बांध के घर में रहते थे। जो कुटमैती इधर उधर का काम था वो सब कैंसिल कर दिया जाता था। तो यानी कि वर्षा से नदियों में, वर्षा के कारण नदियों में आई बाढ़ लोगों को स्वीकृत था, उसके अनुसार उनका जीवन संस्कृति था। लेकिन जब अंग्रेजों ने, और फिर हमारा देश जो आजाद हुआ है, अभी तो कम अंग्रेज नहीं है, ये तो उतना ही अंग्रेजी विकास नहीं किया, तो इसने इसने एक अपनी राजनीति के लिए ये जो तटबंध है या बांध है, ये बाढ़ की राजनीति का परिणाम है। ये कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं है। दुनिया में कहीं भी बांध या तटबंध बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए नहीं बना है, चाहे वो मिसिसिपी घाटी ही हो या फिर चीन में। अभी देखिए चीन परेशान है, वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डैम बना के, थ्री जॉर्ज डैम, अब उसमें बरसात में इतना पानी भर गया कि अभी उसको पानी छोड़ना पड़ा है और पूरे चीन का जो धान का इलाका था उसमें बाढ़ अभी कृत्रिम तौर पर बाढ़ लाना पड़ा है और इस साल शायद चीन में धान की खेती नहीं होगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी का गलत इंटरवेंशन जो है वो बाढ़ को बढ़ाया है, बाढ़ की क्षति को बढ़ाया है। अन्यथा बाढ़ जब तक नदी में पानी रहता था और नदी का प्राकृतिक जल मार्ग खुला हुआ था, निकास मार्ग खुला हुआ था। अभी हम लोग तो देखे हैं 70 तक जो उत्तर बिहार में ही मैं मधेपुरा में पैदा हुआ, कोसी क्षेत्र में पला बढ़ा, तो मैंने देखा कि 70 तक जो है तो क्या कहते हैं वो बाढ़ का 3-4 फेज आता था और 4-5 दिन में निकल जाया करता था, ज्यादा बड़ी क्षति नहीं होती थी। हाँ, जरूर 10 साल पर बड़ी बाढ़ आती थी जिसमें धारा परिवर्तन, कोसी नदी और कोसी जैसी सभी नदियों का, गंडक छोड़कर बिहार में सभी नदियां धारा परिवर्तन करती हैं। वो इसीलिए करती हैं कि मिश्रा जी ने बताया कि ये जिस जमीन पर हम रह रहे हैं वो कभी समुद्र था और वो जमीन हिमालय से उतरी नदियों ने ही बनाया है जिस पर हम रहते हैं। तो जब आपको जमीन आप बन रहा है तो उसमें तो नदी का अपना हस्तक्षेप होगा और जो विकास की योजना होगी वो नदियों के
मद्देनजर की जाएगी। लेकिन हम लोगों ने ये जो पिछला विकास, अभी जो विकास को दुनिया भोग रहा है, अब पता नहीं सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, कोरोना तक आ पहुंचा है मामला, तो वो ये कि उसका विकास का मूल्य अति ही था कि हम जो है सो प्रकृति को बस में करके विकास करेंगे। जी। तो प्रकृति को बस में करके विकास नहीं हो सकता है जी। वो सस्टेनेबल विकास नहीं कहलाएगा। प्रकृति के साथ आप विकास करेंगे तो वो सस्टेनेबल होगा। वो ये पूरी दुनिया का अध्ययन है, मेरा नहीं है, पूरी दुनिया का अध्ययन है। इसलिए ये आज जो समस्या पैदा हुई है, आपने अभी विषय रखा है बाढ़ और उसके निदान। तो निदान तो था, निदान पहले था, बाढ़ कोई समस्या नहीं थी। बाढ़ में, बाढ़ नदी क्षेत्रों में जितना हस्तक्षेप किया गया, चाहे तटबंध बनाए गए, पूरे बिहार की हालत क्या है आज? अभी बिहार में ज्यादा पानी नहीं आया है, लेकिन बिहार का 16-18 जिला बाढ़ में डूबा हुआ है। क्यों डूबा हुआ है? ये पानी रुका हुआ है। बाढ़ हिमालय से उतर के आया नदियों में और वो नीचे के जिलों में रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? तो उसका निकास गंगा में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गंगा भर गई है। गंगा इस पानी को ले जाकर समुद्र में गिराती थी। उसमें व्यवधान है, फरक्का बांध। तो इस तरह से जो विकास के क्या कहते हैं सरंजाम बनाए गए हैं, उसमें दोष है और इस कारण बाढ़ एक विनाशकारी स्थिति। अभी बिहार में क्या होगा? अभी जो 16-18 जिले हैं, जो सरकार के आंकड़े के अनुसार कुछ ज्यादा ही होगा, तो उसमें धान की खेती नहीं होगी, क्योंकि 2 बार लोग धान की फसल लगा चुके, अब तीसरी बार लगाने की औकात में नहीं है। तो इस तरह से जो ये बाढ़ का विनाश हो रहा है, इस कारण बाढ़ क्या कहते हैं विनाशकारी है, जिससे हम निजात पाना चाहते हैं। अब निजात पाने के लिए तो भाई आपको जनता के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि बाढ़ नियंत्रण की जितनी परियोजनाएं बनाई गई वो बिना जनता से पूछे बनाई गई, क्योंकि उसकी अपनी राजनीति थी और उन्होंने जो है सो इंजीनियरों के साथ मिलकर, इंजीनियर, ठेकेदार और राजनेता, इनका त्रिगुट मिल करके जनता को एक जो है सो बाढ़ से सुरक्षा का एक भ्रम, तटबंध को हम लोग भ्रम कहते हैं, लोग जनता भी कहती है, वो एक भ्रम पैदा कर दिया कि बाढ़ तटबंध से तुम्हारी सुरक्षा होगी, तुम जो है सो सुनिश्चित हो जाओगे। लेकिन हुआ नहीं। अब तटबंध टूटने से ज्यादा बाढ़ आती है। अभी हाल में अभी जो बाढ़ आई है, इसमें जो शहरों को बचाने के लिए, इलाकों को बचाने के लिए जगह जगह लोगों ने तटबंध काटे हैं, क्या कहते हैं सड़क काटे हैं। तो ये काट रहे हैं लोग और इस पर कोई नियंत्रण नहीं, कोई, क्योंकि जो अब देखिए कोसी बांध जो कोसी को बहने के लिए बना 14 किलोमीटर चौड़ा, वो कोसी को पूरा बहने के लिए बना, उस 14 किलोमीटर के भीतर हमने कोसी महासेतु बना दिया एकदम बीच से क्रॉस करके। अब ये कोसी को डिस्टर्ब करेगी ना, तो कोसी जब बड़ी बाढ़ लेकर आएगी तो वो विनाश करेगी। फिर आप कहेंगे बाढ़ दोषी है। बाढ़ नहीं दोषी है, आपके सारे जो विकास के सरंजाम हैं ये दोषी हैं। इन पर पुनर्विचार करना चाहिए। पूरी दुनिया में विचार हो रहा है। दुनिया के बड़े देशों, जो धनी देश हैं या बड़े देश पश्चिम के देश हैं, उन देशों ने जिन्होंने विज्ञान का आविष्कार किया, उन लोग अब विचार कर रहे हैं कि नदियों की परिस्थितिकी में जो बदलाव आया है, उसका जो इकोलॉजी बिगड़ा है, उसका कारण है हाई डैम या डैम। हम लोग तो अभी जो डैम तक पहुंचे ही नहीं, हम लोग बांधे पर रुके हुए हैं। और ये बांध भी हम लोग जो है सो इस पर विचार नहीं करते हैं। कोसी 2008 में जब वो कोसी तटबंध टूटा तो हमने कहा कि भाई कोसी अब सीधी हो गई है, इसको इस तरह बहने देना चाहिए, सरकार इसके लिए प्रयास करे। तो पूरे कोसी क्षेत्र से मेरे विरोध में लोग उठ के खड़े हुए और मैं जहाँ जाए वहाँ डंडा लेके खड़ा कि तुम बांध तोड़वाओ, तुम नदी को ला रहे हो। अरे नदी आज तुम्हारे लिए दुश्मन लगती है, लेकिन कल तुम्हारे पितामह इसी नदी के कारण इस इलाके में आए थे। फिर दूसरी तरफ वही कोसी तटबंध के भीतर जब सूखा पड़ गया 2008 में, तो लोगों ने कहा कोसी यहाँ से चली जाएगी तो बहुत बुरा होगा, तो हम लोग बेकार हो जाएंगे, हमारा खेत बेकार हो जाएगा। तो ये पहले तय करना पड़ेगा कि नदी के साथ रहना है, बाढ़ के साथ रहना है, कि कहते हैं ये जो अभी हम लोग बतिया रहे हैं, जो ये क्या कहते हैं वर्चुअल डेवलपमेंट,
इसको वर्चुअल, पूरा का पूरा ये वर्चुअल डेवलपमेंट है ना। तो ये जो वर्चुअल डेवलपमेंट है इसके साथ जीना है। तो इसलिए बाढ़ का समाधान है, बाढ़ के समाधान पर जनता के साथ विचार करना चाहिए। राजनीतिज्ञों को, विशेषज्ञों ने तो बहुत सारे अध्ययन किए हैं, बहुत सारी रिपोर्ट दी है, खुद मिश्रा जी पूरी जिंदगी लगा दी है उस अध्ययन में, और लेकिन कहाँ कोई सुनता नहीं। जी सुरेश जी। जी नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, आप कोसी नदी के किनारे आपका घर है, जन्म से लेकर आज 45 वर्ष के उम्र तक आपने उसका साक्षात अनुभव किया है। जी। सर लोगों का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। इस विषय में आपको क्या लगता है, आपका क्या अनुभव है? जहाँ तक मैं अपना, आवाज जा रही है? हाँ मिल आवाज जा रही है? आवाज मिल रही है हमको तो मिल। हाँ जी, जहाँ तक मेरे अनुभव का बात है, तो मैं तो किसी प्रकार का अनुसंधान नहीं किया हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो इस नाते मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में जो बड़े लोगों का कहना है कि आने वाले समय में अगर विश्व युद्ध होगा तो वो सिर्फ जल के लिए ही होगा। जल जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व में से एक है, लेकिन इसका अति होना ही हम बाढ़ कहते हैं। और जहाँ तक बाढ़ की बात है, तो जल जीवन के लिए ये आवश्यक है कि मैं थोड़ा याद दिला दूं कि महाभारत काल में पांडव की मृत्यु कुछ क्षणों के लिए जल के लिए ही हुआ था। रामायण में नदी पार करने के लिए नाविक को श्री राम जी को भी सलाह मशवरा करना पड़ा था, वहां भी जल ही बाधक था। और फिर जब सीता को लाने के लिए लंका जाना था तो फिर वहां नदी के रूप में समुद्र ही बाधक था। तो जल मेरे लिए जितना आवश्यक है उतने मेरे विकास के लिए बाधक भी है। और मैं खासकर बिहार की ही बात करूंगा, बिहार से बाहर का मेरा अनुभव है नहीं नदी के बारे में। तो बिहार और बाढ़ का राशि भी एक है और दोनों में अनुनाश्रय संबंध भी है। और बिहार में बाढ़ का मूल रूप से कारण सर लोग तो इसे बता ही दिए हैं, ज्यादा पीछे जाना नहीं है। नेपाल खास करके जो पहाड़ी इलाका है वहां अधिक वर्षा होना बिहार के लिए बाढ़ का कारण बनता है। और जब ऊंचे स्थान पर अधिक बारिश होगी तो नीचे स्थान पर पानी आना ही है, ये स्वाभाविक गुण है, फिर वह बाढ़ के रूप में हो जाता है। तो मेरा ये मानना है, खासकर ये कोसी जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, और शोक इसलिए भी कहा जाता है कि बार बार वो अपने दिशा को बदलता है और दिशा बदलने से गांव को, लोगों को राजस्व क्षति पहुंचाता है, इसलिए इसे शोक कहा जाता है। अब मैं इसके निवारण की बात करना चाह रहा हूं। तो सर ने कहा, चूंकि इनका अनुभव भी है, रिसर्च भी किए हैं, कि तटबंध नहीं हो सकता है इसका निवारण। लेकिन मैं आज की हालात की बात कर रहा हूं, जिस समय में लोगों ने नदी के किनारे आकर के बसा था या क्षेत्र में आकर के जिस क्षेत्र में बसा था, उस समय की जनसंख्या और आज की जनसंख्या पर भी विचार करना होगा। उस समय लोगों की संख्या ये थी कि बच बच के कहीं कहीं बस जाते थे, नदी से दूर बस जाते थे, जंगल से दूर बस जाते थे, तो फिर लोगों का घर बच जाता था, पशु बच जाता था, जीवन बच जाता था। अभी की जो हालात है, जो जनसंख्या है, अब हम ज्यादा दूर इनसे भाग नहीं सकते हैं। और एक कहावत भी है, जब संकट दूर हो तो भागना चाहिए, अगर संकट नजदीक हो तो अब सामना करना चाहिए। अब हमें बाढ़ का सामना करना पड़ेगा, भागने से काम चलने वाला नहीं है। और जहां तक बाढ़ से निवारण की बात है, तो वह बगैर सरकारी सहायता या बगैर सरकार के संभव नहीं है। लेकिन आज तक जो भी सरकार आया, नदी और बाढ़
दोनों को जीविकोपार्जन का मात्र साधन माना। किसी ने उस पर कोई इस तरह की पहल नहीं की कि इनसे परमानेंट या अस्थाई निदान हो जाए। अब नदी को अगर सुदृढ़ तरीके से बड़ी नदी में छोटी नदी को नहीं मिलाया जाता है और अगर उसका पानी बहाव के द्वारा वहां नहीं ले जाया सकता है तो वही बाढ़ का कारण बनता है। जो अभी सर ने कहा कि गंगा नदी भी भर गई है और जिस नदी में छोटे नदी से पानी नहीं गया वह अभी बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जो बाढ़ से प्रभावित है। और नदी की स्थिति अब वो भी नहीं रही है। 1962 में ये कोसी तटबंध पूरा हुआ था और 1967 में सबसे ज्यादा 7 लाख क्यूसेक पानी कोसी नदी में आया था। उस समय भी उतनी बड़ी क्षति नहीं हुई थी जितनी बड़ी क्षति कुसहा में 2008 में 1,70,000 क्यूसेक पर टूटने के बाद हुआ। 2008 में जब कुसहा का तटबंध टूटा उस समय में कोसी नदी की पानी 1,70,000 क्यूसेक मात्र था। कल्पना करिए अगर 7 लाख क्यूसेक पर टूटता तो क्या होता। कारण उस समय में नदी उस समय में तटबंध नया नया बना था। नदी की गहराई थी, 7 लाख क्यूसेक पानी का क्षमता था। उन्होंने अपने अंदर समेट के रखा। लेकिन हर बार बाढ़ के साथ जो बालू आता है, मिट्टी आता है या जो भी उसके साथ बह के आता है गाद, उससे धीरे धीरे मिट्टी से वो गाद नदी की गहराई भरते जाता है और लास्ट में 1,70,000 समेटने की भी क्षमता तटबंध के पास नहीं रहा। जो बिहार के 35 प्रखंड, 5 जिला और 412 पंचायत, कुल 993 गांव को प्रभावित किया 2008 में। अब रही बात कि तटबंध आवश्यक है या नहीं, खासकर मेरे विचार से तटबंध अति आवश्यक है। क्योंकि अब हम ज्यादा उपजाऊ भूमि को अगर नहीं बचाते हैं, समतल भूमि को नहीं बचाते हैं, तो फिर आज के समय का जो जनसंख्या है, जो लोग है, वो फिर जाएंगे कहाँ। लेकिन उसे सुदृढ़ तरीके से निकालना पड़ेगा। इनके लिए अस्थाई निदान और कर्मठ दिमाग भी होना चाहिए। ये नहीं कि इसका हम जीविकोपार्जन का साधन बनावें। हर साल बाढ़ पर जितना रुपया खर्च करता है, अगर ये सरकार से, चाहे वो जो भी सरकार हो, सर ने तो बोला कि अंग्रेज के समय में ही बाढ़ की बात है, मैं तो आजादी की बात की भी बात करता हूं कि जो भी सरकार बनी आजादी के बाद, अगर वह इस पर काम करता कि इसकी अस्थाई निदान किया जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। यही कोसी नदी जिसे लोग तटबंध से भी डरते थे, और मेरा घर 2 तटबंध के बीच पड़ता है सर। हम लोग 3 महीना रात को चैन से सोते नहीं थे कि कब ये पानी आ जाएगा और घर सहित हम लोग भी बह जाएंगे। हमने अपने जीवन में पानी के ऊपर चौकी पर सोया है और नीचे में पानी था और कई घर को नदी में बहते हमने देखा। लेकिन अब वो भी समय नहीं है। अगर सरकार उनके लिए सुदृढ़ तरीका अपनावे तो आज अगर 2 किलोमीटर में भी 10 मीटर कम में कोसी पर एक पुल बना है, कोसी पुल, जो काम कर रही है। और 2012 में शायद चालू हुआ और आज तक उस पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कहीं से कोई खतरा नहीं है। और आज के डेट में वो बारिश भी नहीं है और उतना पानी भी नहीं आता है। लास्टली 3 लाख को अब क्यूसेक कभी पानी पार कर नहीं करता है नदी में। जब 2 किलोमीटर पुल बना के आप सीमित कर सकते हैं नदी को, तो सुदृढ़ तरीके से दोनों साइड तटबंध बना करके क्यों नहीं इसे गंगा में ले जाया जा सकता है। अगर मानसिक रूप से आप तैयार हैं और सही में निदान चाहते हैं तब। अरबों करोड़ों रुपया बार बार सुरक्षात्मक कार्य पर खर्चा किया जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? हर साल दिसंबर में करीब आपका काम खत्म होता है और जनवरी फरवरी से फिर नए
आने वाले बाढ़ की सुरक्षा की कार्य शुरू हो जाती है। तो इसे हम मानसिक रूप से तैयार किसी भी सरकार की बात नहीं कर सकते हैं। और एक नहीं, एक बड़ी नदी है, बाकी छोटी छोटी नदी है। और एक योजना आया था, नदी से नदी जोड़ो योजना, मुझे लगा ये भी बहुत कारगर है। अगर सीमित और लिमिट दायरे में उस नदी को जोड़ के उसको एक बहाव में लाया जाए तो वो भी बहुत कारगर है। चूंकि हम बाढ़ को रोक नहीं सकते हैं, ये प्राकृतिक चीज है, इसको हम रोक किसी भी स्थिति में नहीं सकते हैं, निदान पर ही हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। और सीमित दायरे में ला करके नदी को उनकी गाद की अगर हम सफाई करके उसका भी हम उपयोग आज के समय में कर सकते हैं। जितना विकासात्मक कार्य होता है आज के समय में, सरकारी योजनाएं होती है, रेलवे का निर्माण, नई सड़क की निर्माण, हर जगह ठेकेदार को मिट्टी खरीदना पड़ता है आज के समय में। कहीं लोग अब अपने खेत में, गांव में मिट्टी काटने देता नहीं है। आप पता कर लीजिए कि आज के डेट में 40 से लेके 100 रुपया टेलर तक खरीदी जाती है मिट्टी। लेकिन अगर सरकार की ये परियोजना हो जाए और नदी को हर एक 2 साल या 5 साल तो एक तरह से वह भी राजस्व गवर्नमेंट के खाते में आएगी। इनके बाद अभी बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो जल से भी तैयार किया जा सकता है, वह भी हम लगा सकते हैं। जैसे सोलर प्लांट है, जगह जगह घेर के मछली पालन है, बिजली उत्पादन है, ये सब भी हम करके राजस्व ले सकते हैं। उसके गाद से भी हम पैसा कमा सकते हैं। और सुरक्षित हो जाने के बाद और लिमिट और सीमित दायरे में फिर उनके किनारे लोग बस भी सकते हैं, जो लोग उजड़ गए हैं कई पीढ़ी के। कोसी की मैं बात कर रहा हूं, चूंकि वहां की मैं वासी हूं। 1967 में जो प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, जिसमें 7 लाख क्यूसेक पानी था, उसमें जो कई घर परिवार उजड़ा, वो आज तक कहीं पूर्ण रूपेण व्यवस्थित बस नहीं पाया है। उनका 3 पीढ़ी गुजर जाने के बाद भी वो लोग कहीं ना कहीं प्रवासी जिंदगी भी जी रहे हैं। उनके तीसरे पीढ़ी के लोग अभी भी खोजने आते हैं कि मैं इसी कोसी में, इस गांव में था। अगर आज यहाँ इस तरह की 2 किलोमीटर के जगह 3 किलोमीटर में सीमित कर दिया जाए, तो सर ने बोला कि 14 किलोमीटर में बांध है। 14 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट सही है, लेकिन शुरू से लास्ट तक 14 ही नहीं है। फिर भी मैं मान रहा हूं तो 3 किलोमीटर हटने के बाद भी कुल मिला जुला के 10 किलोमीटर अप्रोक्स अगर समतल भूमि खाली हो जाती है, तो कल्पना करिए कि कितना लोग पुनः आकर के बस सकते हैं। फिर उन पर खेती होगी, इनका भी राजस्व होगा, फिर जमीन की टैक्स भी लोग देंगे, मछली पालन वगैरह जो भी करना हो। फिर सरकार के भी सिल्टेशन का जो काम करेंगे, गाद जो साफ करेंगे, उससे भी राजस्व निकलेगा। ठीक है, इसलिए जी 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 बोला जाए। इसलिए बाढ़ को हम रोक नहीं सकते हैं, ये प्राकृतिक चीज है। जल मेरे लिए आवश्यक भी है। अगर जीवन जीना है तो जल के बगैर हम जी भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस अति को हम अच्छा स्वरूप दे सकते हैं, सुंदर स्वरूप दे सकते हैं। नदी भी देखने में अच्छा होगा। दूसरी है बाढ़, एक और अच्छा कारण था कि बाढ़ जब आती है ना, तो जितनी भी गंदगी है वो भी बहा के अपने साथ ले जाती है, और स्वच्छता मिशन में वो भी काम करती है। दूसरी बात है, बाढ़ के साथ जो गाद आता है, मैं किसान भी हूं, मैं बता दूं कि जिस बार बाढ़ की पानी खेत में जाता है, उस बार फसल भी अच्छी फसल होती है। उस गाद में वो ताकत भी है कि वो अच्छा फसल भी देता है, वो गंदगी बहा के भी ले जाता है। लेकिन उसको अगर हम व्यवस्थित कर दें, जिस तरह से हमने इतिहास में पढ़ा कि बड़ा बड़ा औद्योगिक शहर का भी विकास शहर का विकास भी नदी के किनारे ही हुआ। तो नदी भी आवश्यक है मेरे लिए, लेकिन इस तरह से नहीं, बिना नाथ की नहीं, बिना रास्ता की नहीं। अभी तरह जो ये मदमस्त हाथी के तरह है, इसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं, हम नदी को समाप्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर, दिनेश सर सर आवाज जा रही है? दिनेश सर, रंजीव सर जी, एक अपने गोविंद पोखरियाल जी हैं,
वो उन्होंने काठमांडू से पूछा है कि embankments are examples of bad engineering in river training। जी, इसे आप किस रूप में देखते हैं सर? एकदम सही कह रहे हैं जी। देखिए, रिवर ट्रेनिंग का मतलब है नदी को बनाना, जी है ना। जी कोसी की एक मुख्य धारा तटबंध के भीतर है जी लेकिन कोसी की 15-16 छाड़न धाराएं कोसी तटबंध के बाहर है। जी उसमें भी बारिश का पानी आता है, क्योंकि कोसी के अलावा जो छोटी नदियां हिमालय से उतरती हैं उससे वो कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं, या एक बड़े इलाके में जो बारिश होती है उसमें वो उससे वो जीवित रहती है। जी कोसी, मेरा मानना है कि कोसी क्षेत्र में कहा तो मैं कि बचपन मेरा, मैं तब गया था जब बांध पैदा हुआ था, जब बांध बनना शुरू हुआ था। जी मैं मूलतः दरभंगा का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी नौकरी करने गए थे मधेपुरा, और मैं मधेपुरा में पैदा हुआ और तब से कोसी क्षेत्र में रहा, पला बढ़ा, सुपौल की विलियम्स स्कूल में पढ़ा। तो कोसी को हमने देखा है, कोसी की अच्छाइयों को देखा है। नेचुरल कोसी में जितनी बड़ी रेहू मैंने देखी है ना, वो अभी हाल में मैं बस्तर में कोई बाढ़ आ गई थी तो उसमें देखा कि बैलगाड़ी पर लाद के कोई फेसबुक पर डाला था फोटो, तो उसकी बड़ी बड़ी रेहू ले जा रहा है। तो नेचुरल जो प्राकृतिक कोसी थी उसकी अपनी इकोलॉजी थी, और पूरे कोसी क्षेत्र में जो जनजीवन था वो कोसी के इकोलॉजी पर था। आप ध्यान देंगे कि कोसी इतना प्रभावित करता है कि कोसी में एक पान दुकान भी खुलता है तो उसका नाम होता है कोसी पान भंडार। कोसी इतना हमारे जनजीवन को प्रभावित करती है। तो हम कहीं नहीं, कोसी शोक नहीं है, इसको अंग्रेजों ने शोक कहा, और हमारे अंग्रेजी पढ़े इंजीनियर और बाकी लोगों ने इसको सौरव कहना शुरू किया क्योंकि उनका कारोबार इससे चलना था। तो मेरा ये साफ मानना है कि जो कोसी क्षेत्र का विकास या कोसी क्षेत्र में बाढ़ का निदान अगर करना है तो नए सिरे से विचार करना चाहिए। ये मेरा तात्कालिक एक सुझाव है, इस पर मेरा कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है और मैं कोई अन्वेषक नहीं हूँ। मैंने जो देखा है कोसी क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए सीखा है, देखा है, पढ़ा है, देश दुनिया में जो विकास हो रहा है उसको पढ़ा है, देखा है, उससे जोड़कर मैं देखा है। तो हमने देखा कि भाई ये जो कोसी का बड़ा जो स्पैन है, जो जिसमें 15-16 धाराएं बहती है, क्यों नहीं इन कोसी को एक कोसी से कम 15-16 नहीं भी तो 5-10 कोसी तो बना ही सकते हैं। जो मरी हुई नहरें बनाई है हमने, जिससे सिंचाई नहीं होती है। बिहार ऐसा अभागा राज्य है जहाँ के लोग सवाल नहीं उठाते हैं। कोसी परियोजना कहा गया ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये सिंचाई करेगा। एक छटाक जमीन की सिंचाई नहीं होती। सिंचाई तब होती है जब अभाव रहता है, लेकिन अभाव के समय में कोसी में पानी ही नहीं रहता है, और पूरे कोसी क्षेत्र में नहरों का जंजाल बिछा दिया गया है। मैंने देखा है कोसी में काम करते हुए कि कोसी की नहरें कोसी क्षेत्र में बाढ़ बढ़ाती रही हैं, बाढ़ फैलाती रही हैं, वो बाढ़ सिंचाई नहीं करती है। कोसी और गंडक दोनों ही सिंचाई परियोजनाएं एक मैंने पूछा था IIT में इंजीनियरों से कि भाई आप बताइए इसको इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलेंगे, तो उन लोगों ने स्वीकार किया था कि ये इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें पानी जमा रखने का कहीं कोई उपाय ही नहीं है। तो अगर कोसी क्षेत्र को जिंदा करना है तो नदियों से सिंचाई हो सकती है ना। आप देखें हमारे पास हम नेपाल से पानी आता है, अखबारों में रोज राजनीतिक बयान देते हैं कि नेपाल पानी छोड़ता है और जो है तो बिहार में बाढ़ आ जाती है। तो नेपाल पानी छोड़ता नहीं है। नेपाल में जो पानी छोड़ने के जगह हैं वो सब बिहार सरकार संचालित करते हैं, कोसी के हों या गंडक के हों। तो वहां से सीधे पानी आता है। वहां से क्यों? तिब्बत से पानी आता है कोसी का। कोसी तो आधा नेपाल का पानी लेके आता है। तो इस पानी को रखने का टेक्नोलॉजी हमने विकसित नहीं किया। हमारी पूर्ववर्ती समाज के लोगों ने विकसित किया था।
इसी कारण हजारों हजार तालाब दरभंगा मिथिलांचल में बने थे। वो सब नदियों के ही इलाके में बने थे। क्यों बने थे, इस पर कभी सोचा? वो फ्लड कुशनिंग का काम करते थे, वो बाढ़ को रोकते थे, बाढ़ को अपने में समेट लेते थे। आज भी पानी की, अब उन्होंने सवाल उठाया कि सुमन जी ने, पानी के लिए मार होगा, ये कोई अमेरिकी अथी था, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरह का राजनीतिज्ञ था, उसने कह दिया था, हम लोग उसको दोहराए जा रहे हैं। पानी हर जगह, पानी के लिए तो मार करवाएगा, ये बाजार करवा रहा है। अभी बोतल बंद पानी पीते हैं जी ये बोतल बंद पानी मार कराएगा ना जी। पानी नहीं मिलेगा तो पानी है हर जगह। हम तो स्थानीय पानी का ही इस्तेमाल करते हैं और पानी अभी इतना दूषित नहीं हुआ। इसलिए पानी को रखने का, बरहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये कहावत है। पानी रखने की औकात नहीं है, संस्कृति नहीं है। हम लोगों ने पश्चिम के विकास को अपना लिया है। नतीजा ये है कि हम जो है सो अनाप शनाप योजना, अभी क्या मैंने कोसी क्षेत्र में जो नहर और जिस तरह से एम्बैंकमेंट बने हैं, तो उसका विकल्प क्या निकला? खेती के लिए हमने वहां बांस बोरिंग लगाया, हमने हर खेत में बोरिंग कर दिया। नतीजा ये है कि आज बोरिंग से पानी निकालने के कारण पूरे कोसी क्षेत्र में आर्सेनिक पैदा हो गया है जी। तो ये एक तरफ हम जो है सो बाढ़ का निदान करेंगे और जो है सो सड़ी हुई योजना का विरोध नहीं करेंगे, और जो है सो हम जो है सो पीने का पानी भी जहरीला बना ले रहे हैं। तो इन सब चीजों पर पूरी तरह से विचार विमर्श करना होगा। और समाधान है, दुनिया में किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं, रहित कोई समस्या नहीं होती है, सबका समाधान होता है। समाधान है वो है कि आप वस्तुगत स्थिति पर विचार करके उसका समाधान करें, तो वो होगा। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम देश के जलांचल में रहते हैं, जहां पानी बहुत है, लेकिन हम पानी रखना नहीं जानते हैं। इस कारण हम बाढ़ पीड़ित हैं जी। दिनेश सर, इसका अस्थाई, जी सर, दिनेश सर, इसका अस्थाई समाधान क्या है? देखिए, आपने जो बात शुरू की थी सुमन जी, उसमें आपने यही सवाल पूछा था कि स्थायी निदान क्या है जी। और उसके साथ साथ आपने ये भी कहा था कि एक कर्मठ विभाग चाहिए जी। अब ये कर्मठ की हमारी परिभाषा क्या है जी? कितना आदमी कर्मठ होगा और कितना उल्टा सीधा करेगा जी। और कितनी उसकी जिम्मेदारी लेगा। यहाँ बांध टूट गया, आज तक जिम्मेवारी तय हुई है क्या? जहाँ तक मैं जानता हूँ नहीं हुई, क्योंकि उनका एसोसिएशन है, इंजीनियर्स का एसोसिएशन है और इनका एसोसिएशन है, बाकी लोगों का एसोसिएशन है। वो तुरंत हड़ताल पर चले जाएंगे बाढ़ के समय ही। मुझे याद आता है नौहट्टा में जब बांध टूटा था तो इंजीनियर लोगों ने धमकी दी थी कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं, और सरकार झुक गई क्योंकि अगर वो लोग चले जाएंगे हड़ताल पर तो बाकी क्या होगा। तो कर्मठ लोगों का वो कहते हैं कि उसको तो भूल जाइए, कर्मठ ये विभाग हो ही नहीं सकता जी। कर्मठ होना का होता तो ये लोग वहाँ क्यों होते, कहीं और ना होते? एक बात। दूसरी बात ये जो आपने कहा ना कि उसको और संकरा कर दें, 3 किलोमीटर कर दें, 14 किलोमीटर बेकार है। मैं आपको एक किस्सा बताऊं। अच्छा, वांगो का एमेंडमेंट बन रहा था ना, तो उसमें 5 सुन करके एक इंजीनियर था जी। तो उसमें कहते हैं इतना कर्मठ था वो जी सर कि बांध के निर्माण के समय वो 3 मर्तबा अपने घर के सामने से वो नदी को बांध ही देना चाहता था। जब हम लोगों का कोसी तटबंध बना तब हमारे इंजीनियर गए वहाँ चाइना वो देखने के लिए कि वहाँ उन्होंने क्या क्या किया था, तो उससे कुछ सीख लेकर के आएंगे। वहाँ जो इन लोगों को बताया गया कि जो हमारे इंजीनियर थे, नहीं हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने जब वांगो पर बांध बनाए थे तब उनकी अकल कहाँ जाके सीमित हो गई कि नदी का प्रवाह का क्षेत्र कम कर देंगे तो उसका वेग बढ़ जाएगा और वो सारा बालू बहा करके लेके चली जाएगी।
जी कभी नहीं होता वो। कोसी में जी भी यही दलील दी गई थी उन लोगों ने कि हम तो इसको संकरा कर देंगे और बालू बहा ले जाएंगे। कहीं जी बहा क्या बालू, वो तो वहीं है ना। महिषी से कोपरिया तक कहते हैं कि हर साल 5 इंच छठ ऊपर हो रही है। खाली जी कोसी बराज से लेकर के डगमारा में हमारा जी तक उसको खंगाल रहा है पानी, लेकिन सब बाकी सब जी जगह तो वो बात जमा हो रही, नहीं हो रहा। जी मेरा कहने का जी मतलब ये था कि हम क्या कर सकते हैं ये जानना तो अभी भी ये चिंता का विषय वही है कि बाढ़ का स्थायी समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है जानना कि हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, जी जी है ना। तो जैसे जी आपने प्रस्ताव किया कि उसको 30 किलोमीटर कर दें तो हमारा समाधान हो जाएगा। वहाँ देखा जा चुका है वांगो में, इन्हीं कर्मठ लोगों की, इससे कम कर्मठ नहीं है वहाँ। वहाँ तो काम ना करें तो गोली मार दी जाएगी सीधा, जी जी इतने जी कर्मठ हैं लोग। तो हमारे यहाँ तो आज़ादी है तो इसकी दिक्कत नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता। प्रस्ताव दे जी दें उसका, हम्म, वो बन जाएगा। जी नेताजी के समझ में आना चाहिए कि हाँ बड़ी अच्छी बात कह रहा है। और जी लेकिन मैं, जो इंजीनियर लोग हैं, मैं खुद उसी पेशे का हूँ, मैंने कई लोगों से बात की थी जो कि बूढ़े हो गए। मैंने कहा जी साहब आप जानते नहीं थे कि तटबंध बनेगा तो क्या क्या होगा? उन्हें जी सब मालूम था। तो हमने कहा तब चुप क्यों रह गए? जब आपको सारी चीज़ें मालूम थी तो क्यों चुप रह गए? एक साहब से मैंने पूछा, ये अधवारा वाला जो नदियां हैं दरभंगा में, तो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, एडवांस प्लानिंग का दफ्तर था, मैं गया था मिलने के लिए। तो उन्होंने सारी जी चीज़ें बताई मुझे कि देखिए हम लोग ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, ये अधवारा की जितनी समूह की जितनी नदियाँ हैं इन सबको बांध देंगे और पानी को निकल देंगे, समस्या का समाधान कर देंगे। जी तो फिर बाद में पूरा ज्ञान दे करके उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कोई सवाल है? मैंने कहा हाँ सवाल तो है मेरा। तो ये जी जो आखिर में 2 नदी आएगी, दरभंगा जी बागमती और सिरोही, यही तो कन्वर्ट होती है गंगा में आकर के। तो इन 2 नदियों के बीच में करीब आपके हिसाब से 7,65,000 की आबादी है। मैं उस समय की बात कर जी रहा हूँ, मेरा ख्याल 1986-87 की। तो मैंने जी उनसे जी पूछा, बीच में 7,65,000 लोग रहते हैं और एक न एक दिन ये 7,65,000 लोग मारे जाएंगे इसी पानी से जिसको कि आप सुरक्षा जी दे रहे हैं। ये नदियों में से हम्म, कोई का भी बांध टूटा किसी भी नदी का तो वो सारा पानी 7,50,65,000 लोगों के ऊपर गुजरे जी गुजरेगा। तो वो मुझसे पूछते हैं कि आप इंजीनियर हैं क्या? जी मैंने कहा जी हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग समझते हैं तो वो मेरे पास है। इंजीनियर के अलावा और कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। जी तो मैंने कहा आपने क्यों इसको अप्रूव किया, आपका सिग्नेचर यहाँ क्यों है ये बनाया जाए? जी तब वो ठंडे हुए, बोले जी साहब हमारे जो नेताजी थे उनकी इलेक्शन प्रॉमिस थी। जी चुनाव में उन्होंने वायदा जी किया था कि अगर हम चुन करके आ जाते हैं तो हम ये पूरा बांध बनवा देंगे। तो जी एक बार हमने मना किया, देखिए ये नुकसान होने वाला है। तो बोलते हैं ठीक है, आप आपका हम ट्रांसफर था। बोलते हैं कि तब हमने सोचा कि पत्नी तो यहाँ कॉलेज में पढ़ाती है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हम यहाँ घर बना हुआ है, सब कुछ है, और जो दूसरा आदमी आएगा वो तो फिर इस पर साइन करेगा। जी तो जब साइन करेगा तो ये तो बांध बनेगा ही। जी जी तो हमने कहा कि अच्छा हम ही साइन कर देते हैं। तो उन्होंने साइन कर दिया। उन्होंने मुझे कहा था कि देखिए ये आपका सवाल वाजिब था और इतने लोगों पर मुसीबत आएगी इस बांध के बनने से, जी किसके भरोसे पर बात करेंगे आप? जी वो तो बिकने के लिए पूरा हमला तैयार है, कर्मठ लोग हैं ना। तो कर्मठ लोग से तो जी जहाँ कहिए वहीं साइन करवा लेंगे। और ये कर्मठ लोगों में, और एक दूसरा जो है नेतृत्व भी जी कर्मठ है, वो भी कम नहीं जी है। जी वो गीता और कुरान पर हाथ रख करके कसम खाता है, और ये और विश्वकर्मा कसम खाते हैं जी दोनों। और मिल करके क्या करते हैं, सबसे ईमानदार आदमी ठेकेदार होता है। जिस दिन वो बाजार में जी उतरता है ये कह करके उतरता है कि मैं बाल बच्चों के लिए 4 पैसा कमाने के लिए आया हूं। मुझे आपकी आइडियोलॉजी जी से कोई लेना देना नहीं कि आप बांध बनाते हैं या तटबंध बनाते हैं या रिंग बांध बनाते हैं या नदी खंगाल देते हैं, एक्सकवेट कर देते हैं, उसको जो भी करिए मुझे पैसा मिलेगा और मैं वही कमाने के लिए आया हूँ। जिसको बोलना चाहिए, सारी चीज़ें जम करके सामने रखनी चाहिए, वो खामोश रह जाता है। और जिसको फैसला करना है वो बोलता है मैं तो लेमैन हूँ, मुझे क्या पता जी इंजीनियरिंग के बारे में, वो तो इंजीनियर लोग जो कहते हैं वो मैं करता हूँ। जी
मुझे तो कोई टेक्नोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं मालूम है। और जी। वो जो इंजीनियर साहब वो जी। कहते हैं देखिए व्यवस्था ऐसी है ना कि हम तो लेमैन के अंडर काम करें, निर्णय तो वही करता है ना, और हम लोग तो खाली ताबेदार हैं, उसको मान लेते हैं तो करवा देंगे, जैसे उसका अंजाम जो हो वो तब निकलेगा। मैं आपको एक बात और दिलाऊं याद, कोसी जी। तटबंध जो कुसहा में टूटा था, उस वक्त मैं वहां था और मैं लोगों का जी। चरित्र बता रहा हूँ क्या होता है। जी। जी। सरकार ने कहा कि अब हम निश्चित हो गए 30 साल, अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मेरा सवाल था जी। कि आपने कैसे मान लिया कि नदी आपका 30 साल तक कहना मानेगी? 2 बार के ब्रीच में कभी 30 साल का गैप नहीं आया। जी। 63 में ढलवा टूटा, 68 में वो जी। जमालपुर टूटा, है ना, और उसके बाद 71 में भटनिया टूटता है, 80 में बहुअरवा टूटता जी। है, और 84 में ये आपका टूटता है, 88 में गंडोल और समानी टूटते हैं। उसके बाद 91 में फिर टूटता है। 91 में बड़ी जबरदस्त नौटंकी हुई। 91 में जी। जो हमारे मंत्री जी थे उन्होंने जी। कहा था कि सारा जो है मैंने वो सूत्र बंद कर दिए हैं जिससे कि योजना का पानी बह जाया करता है। ये उनका बयान जी। विधानसभा के फ्लोर पर था, और ये बयान देने के 1 महीने बाद जोगेनिया में बांध टूट गया, जी। नेपाल में। जी। तब उन्हीं की पार्टी के लोगों ने मांगा इस्तीफा इनसे, कि आपने जी। कहा था कि इस्तीफा दे देंगे तो आप दे दीजिए। तो इस्तीफा आज तक जी। मंजूर हुआ, एक अलग किस्सा है। लेकिन उसके बाद से कहना क्या शुरू किया कि बांध टूटा ही नहीं, और अगर टूटा है तो उसको असामाजिक तत्वों ने काट दिया। जी। सरकार का उसमें या हमला तंत्र का या कर्मठ लोगों का उसमें कोई दोष नहीं है। क्या करेंगे, अब किसके पास जाएंगे आप अरदास करने के लिए? तो बोलता है तो टूटा ही नहीं है। अगर बोल दीजिए कि टूटा है तो बोलेगा कि हाँ असामाजिक तत्वों ने काट दिया। हम सवाल पूछते हैं कि असामाजिक तत्व कोई और जी। आसान काम क्यों नहीं करते, जान देने वाला काम क्यों करते? जी। मैं इसकी मिसाल लेता हूँ। भीट भगवानपुर गांव है कमला के किनारे, मणिपुर प्रखंड में। जी। वहाँ लोग गए काटने के जी। लिए 1993 की बात, काटने के लिए गए जी। और सरकार को नोटिस दे करके गए कि हम फलानी जी। जगह जा रहे हैं बांध काटने, ये आपके सूचना। जाके उन्होंने बांध काटा और एक आदमी सचमुच उसमें फंस गया। जब जी। लोगों ने पूछा कि फलानवा कहाँ गया तो बोलते रहे तो पता ही नहीं है। अब वो पेट्रोमैक्स लेकर के गए थे, जरूर कहीं दबा होगा। दबा तो उसकी सांस चल रही थी, उसको निकाला लोगों ने जी। वहाँ, लेकिन बांध काटना नहीं छोड़ा और टंके की चोट का। जी। तो सवाल इस बात का है कि मेरी बात अगर मैं उसका आपकी योजना का उपभोक्ता हूँ जी। तो आप कभी मुझसे बात करेंगे जी। कि आप इंजीनियर साहब से बात करेंगे, आप ठेकेदार साहब से बात कर लेंगे, आप वर्ल्ड बैंक से बात कर लेंगे, और वो सब लोग सारे लोग योजना के बारे में जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होना है, क्या नुकसान होना है, और जी। जिसके लिए आप बना रहे हैं वो उसी से आप बात नहीं करते। वो लेमैन है ना, बेवकूफ़ आदमी जी। है। जी। जो नदी के किनारे पैदा हुआ जी। और 2 साल नदी के किनारे अपने बाप की उंगली पकड़ करके जाता है, पानी में छप छप करता है, 8 साल 10 साल का होते होते वो तैरना सीख जाता है, और 12-13 साल की उम्र में नाव चलाना सीख जाता है, नाव खेना सीख जाता है। वो लेमैन है। वो बच्चा ये भी जानता है कि कौन सी बूंद पानी की कहाँ गिरेगी गांव में, तो वो क्या रास्ता पकड़ेगी और किस तरह से अगले ठिकाने पर जाएगी, वो जानता है। वो जी। लेमैन है। जी। और आप आ गए वहाँ साहब बन करके तो आप एक्सपर्ट हो गए। उन दोनों के बीच कोई डायलॉग होगा क्या, कोई वार्ता होगी कि आप पूछें कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, जी। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? भाषा जी। नौटंकी होती है, उसकी जन उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता है, लेकिन जी। मेरे जी। फ़ायदे के लिए बना रहे हैं। तो मेरे पुनर्वास की बात उठाई थी किसी भाई ने, कोसी जी। वालों का पुनर्वास हुआ क्या? जी। एमएलए पैदा कर दिए कोसी गांव के लोगों ने, लेकिन वो गांव की ज़मीन का जो लोग फंस गए थे, पुनर्वास की ज़मीन का अधिग्रहण आज तक नहीं हुआ। 65 साल हो गए उस योजना को बने हुए, नहीं हुआ। जी। जी। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि लोग गम कर गए, और वो कभी संगठित नहीं हुए। उनको दिल्ली पंजाब जाना आसान लगा बनिस्बत उसके कि अपने नेताजी को पकड़ के कहें कि हमारा पुनर्वास कीजिए। जी। और जो आपने कहा था कि हम खेत के बदले खेत देंगे, किया नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उसी खेत पर आप खेती कीजिए। और जी। आपके यहाँ रामेश्वर प्रसाद सिंह मिनिस्टर थे 1968 की, जब आप बाढ़ कर रहे हैं
तो ये बेला जो गांव था, बेला और बेला जी गांव का नाम याद है, मैं बेला मुझे याद आ रहा है। जी वो गांव कट रहा था 1968 में, विधानसभा में सवाल उठा, वो गांव कट रहा जी है, इसको बचाने के लिए आप कुछ कीजिए, वहाँ लोग मर जी जाएंगे। मिनिस्टर साहब जी जवाब देते हैं कि वो जगह आपके रहने के लिए नहीं, वहाँ बाहर पुनर्वास मिल चुका है, आप चले जाइए वहाँ, वहाँ अगर जी आपको कुछ होता है तो सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। और वो जी 325 गाँव के लोग चुपचाप सुनते रहे जी जी कि हमारे प्रति सरकार की जिम्मेवारी नहीं, उन्होंने कह दिया, और वो आपका वाक्य है, जी उनके प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपको याद होगा सहरसा के एक कमिश्नर आए थे, मेरा ख्याल है 95 के जी आसपास, बहुत बड़े अफसर बने बाद में जाकर के केंद्र में, वो उन्होंने भी यही बात कही थी। और एक कलेक्टर थे सहरसा के, शायद विद्यासागर जी, कुछ ऐसे ही नाम था उनका, उन्होंने भी कहा था कि अंदर वाले हर जगह रह रहे हैं, इनको हम कोई रिलीफ नहीं देंगे। जी इतना इतना कह करके लोग निकल जाते हैं और हम लोग चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं, जी सर बोलते हैं। जी तो हमारा नेतृत्व क्या करता है? इंजीनियर तो ठीक है, मान लीजिए वो अपना लियाकत से आया है, नौकरी मिल गई और वो साहब वगैरह, जीप मिल गई और बंगला मिल गया, सब कुछ हो गया। जी लेकिन ये लोग तो हमारे वोट से बजाए गए हैं ना, जी जिनसे हम लोग कभी कोई सवाल नहीं पूछते। अभी आए ना, चुनाव आ रहा है ना, जी जी पूछेगा कोई एजेंडा है हमारा? नहीं। नहीं तब तो हम लोग होंगे अपने अपने खित्ते में, फलाना फलानी जात का है, वो उसकी जात का है, उसको वोट देना है, करना। जी तो अपनी समस्या तो हम भी नकारते हैं ना। जी जी मेरे बहुत से मित्र लोग हैं, बहुत से परिचित लोग हैं, हमसे आके कहते हैं कि साहब आप आकर के मार्गदर्शन कीजिए। मैं उनसे पूछता हूँ कि कौन सी समस्या बड़ी है, कोसी की समस्या बड़ी है या तुम लोगों की आपस की समस्या बड़ी है? जी एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते सारे लोग एक छाते के नीचे? तब कहते हैं कि साहब ये तो संभव नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ये संभव नहीं है तो आपकी समस्या यही बड़ी है, कोसी की समस्या, जी तो पहले इसका समाधान कर लीजिएगा, फिर हमारे पास आइएगा पूछने के लिए जी कि क्या समाधान हो सकता है। फिर अभी मुझे बताया किसी ने कि हमारे एक नेताजी का बयान आया है कि नेपाल में जब तक बांध नहीं बनेगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। जी करने वाले तो वही है ना, जी जी हम और आप तो नहीं हैं। रोका किसी ने आप भी नहीं। जा करके बांध नहीं बना सकते। जी जी इंजीनियर साहब से पूछ, कहेंगे कि हमको साइट दिलवा दीजिए ना, हम बना देते हैं बांध। जी तुम इतने भोले हो कि साइट तुमको मिल जाएगी तुम्हारे कहने से। या तो तुम जानते नहीं हो, मूर्ख हो तुम, या फिर अज्ञानी जानबूझ करके बन रहे हो। वो फैसला नेपाल करेगा, आप नहीं करेंगे। जी तो वो कब होगा? और 1937 में पहली बार प्रस्ताव आया था कोसी बांध का, 37 से लेकर के 63 साल उधर और 20 साल इधर, 83 साल से वार्ता चल रही है। और 1997 से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए वहाँ टीम काम कर रही है। 97 से लेकर के 2004 तक कुछ नहीं किया लोगों ने, तो 2004 से फिर नई टीम भेजी गई नए एलोकेशन के पास, जब बना देंगे हर साल। देखिए वो बोलते हैं 2 साल में बनी जा रही है, 2 साल में बनी जा रही है। वो रिपोर्ट आज तक नहीं तैयार हुई, 83 साल हुए। अब अगर 83 साल आपको किसी नेपाल से समझौता करने में या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में लगते हैं, तो बांध बनाने में कितना समय लगेगा? और अगर वो बांध मान लीजिए बनने को भी हो जाए आज, तो उसको इस रफ्तार से उसको भी 50-60 साल लगेंगे। वो 50-60 साल के लिए को आपके पास कोई वैकल्पिक योजना है क्या, या सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की योजना है? ये सवाल क्या हम पूछते हैं? कभी नहीं पूछते, कभी नहीं पूछते। और वो जो हैं, वो नेताजी कहकर जाएंगे कि हम वार्ता तो कर ही रहे हैं, उनकी भी टीम आ रही है, हम भी जा रहे हैं। तो जैसे पिकनिक पर वो आते हैं या हम जाते हैं, वैसे उनका काम चलेगा फरवरी के बाद से फिर अगली बाढ़ के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। और फिर बात की वही, इस साल बोलते हैं जुलाई में बाढ़ आ गई ना, और बोलते हैं हम तैयार नहीं थे, समय के पहले बाढ़ आ गई। 53 में क्या हुआ था, कब बाढ़ आई थी? 48 में क्या हुआ था? 87 में क्या हुआ था? कि आपने लिख दिया कि ये जो 15 जून से 15 अक्टूबर तक बाढ़ का मौसम है, तो हो गया काम। 87 में आप लोगों को याद होगा नवंबर तक बाढ़ आती थी ना, नदी की घूम घूम करके आती थी। 87 में 84 में क्या हुआ था वो सबको पता। और वो लोग कहते हैं कि 10 साल के नहीं, पिछले वो 89 से लेकर के इसका हिसाब किताब देते हैं 10 साल पहले तक, कि 378 बार तटबंध टूटा है, सारी नदियों का मिलाकर।
उनकी एनुअल रिपोर्ट में देखिएगा 2-3 साल से देना बंद कर दिया है। तो 89 से करके 2017 तक 378 बार तटबंध टूटा है। उस लिस्ट में कोसी का नाम नहीं। इतने ईमानदार हैं हमारी व्यवस्था वाले लोग, क्योंकि अगर कोसी का नाम वहाँ जोड़ देंगे कि 8 बार टूट चुका है तो पब्लिक हल्ला मचाएगी, तो पता भी लग जाएगा कि कब कब टूटा था। वो बताने के लिए कि 8 बार टूटा है, हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारी क्या औकात है, कौन सुनता है हमारी। रंजीत जी की दाढ़ी सफेद हो गई ना, देखिए मेरे भी बाल सफेद हो गए। कितने लोगों की जवानी खप जाएगी इसी में उनको बताने में। ये 378 टूटा था वो आपका ही कहा हुआ है, ये रही सनद, उससे ले लीजिएगा कभी उसकी कॉपी, जिसमें वो 378 बार लिखते हैं और उसी का नाम नहीं लेते। जल जमाव है उनका, जमाव कहते हैं कि 2,42,000 हेक्टेयर जमीन हमारी जल जमाव में है, और कहते हैं कि 2.5 लाख का तो हम इंतजाम कर ही नहीं सकते। 2.5 लाख का तो वो तो डूबेगा ही, उसमें मछली पालन वगैरह या क्या कहते हैं टूरिज्म के बारे में सोचें। सोचिए आपकी उपजाऊ जमीन को उन्होंने डुबा दिया, और तब कहते हैं कि हम बाहर से टूरिस्ट लाएंगे तो उसको दिखाने के लिए। और हम लोग भी वहाँ कोई टैक्सी चलाएगा और कोई नाव खेगा, कोई होटल खोल देगा, वो सब आएंगे दिखाने के लिए कि देखो ये यहाँ बनाई हमारी सरकार ने, वहाँ हमारी जमीन चली गई और हम दिल्ली पंजाब चले गए। कभी हम लोगों ने वो सवाल नहीं पूछे। तो मैं समझता हूँ कि बिना लड़े, बिना अपने हुकूक की लड़ाई कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो शोषे छोड़े जाते हैं ना, क्षमा करिएगा सुमन जी, नदी जोड़ योजना आपको याद है ना कि 2002 में उसका फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में। जी। और ये कहा गया था कि 2017 तक वो योजना हो जानी चाहिए। 5,60,000 करोड़ रुपए की योजना थी। कोई लिंक बनाई इन लोगों ने? कोई एक नाम बता लिंक बनाई नहीं ना। और हमारे यहाँ 2003 में विधानमंडल में एक बैठक हुई, जिसमें स्पष्ट रूप से नेताओं ने कहा था कि हम अपना पानी नहीं देंगे सिवाय पीने के पानी को। पहले हम अपने पानी का असेसमेंट करेंगे कि कितना पानी हमारे पास है और कितना हम दूसरे को दे सकते हैं। उसके बाद भी जब हम देख लेंगे कि हमारे पास फाजिल पानी है तो हम पीने का पानी देंगे, क्योंकि अगर जिस दिन हमको ज़रूरत पड़ेगी पानी की तो सारी नहरें और सारे पाइप तो उल्टे ग्रेडियंट पर लगेंगे ना, साबरमती जाने के लिए और कावेरी जाने के लिए, तो उसमें उल्टा पानी हमारे तरफ बिहार में आएगा। इसका कोई इंतजाम होगा? फिर उसके बाद 3 रिपोर्टें आई, 3 अध्ययन हुए थे, और तब ये पाया गया कि हमारे यहाँ सोन वैली और पुनपुन में, दक्षिण बिहार की इन 2 नदियों को छोड़ करके प्रति व्यक्ति जितना पानी उपलब्ध है वो चेन्नई, वो पेन्नार, कावेरी और एक और नदी है उनकी वैगई, तमिलनाडु में, प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता बाकी पूरे दक्षिण बिहार में वहाँ से कम है। कि अगर कहीं से पानी लाना है तो बाहर से पानी पहले बिहार आएगा, तब हम उत्तर बिहार के बारे में सोचेंगे हम यहाँ से पानी कहाँ दे सकते हैं। उसके बाद एक और लोचा है, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट कहती है कि गंगा का पानी जो 37% पानी हमारा पानी है, मेरा घर उत्तर प्रदेश में, वो एक अलग बात है, लेकिन वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कि हमारा 37% गंगा का पानी बिहार में चला जाता है। और किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पानी खराब है या हमारी ज़रूरत से फाजिल है। हम किसी भी दिन, जिस दिन हमको ज़रूरत पड़ेगी या सक्षम होंगे, इस पानी का इस्तेमाल हम करेंगे। इसलिए इस पानी पर निर्भर करके कोई दूसरा योजना नहीं बनेगी। एक नेपाल कहता है कि गंगा में जितना पानी बहता है जाड़े के मौसम में 70% हमारा है। वो योजना अगर बनती है तो हमारे उस ज़रूरत का ख्याल रखना चाहिए कि वो 70% पानी हमारा है और उस पर हमारा हक है। बाण सागर यहाँ बोलता है, हमारे यहाँ से हर साल जब कभी सूखा पड़ता है तो यहाँ से इंजीनियर लोगों की टीम जाती है बाण सागर वालों को मक्खन लगाने के लिए, भैया तो आरा में और दया में और थोड़ा वो पानी छोड़ दो तो हमारी खेती बच जाएगी। क्यों करते हैं? किसने वो एग्रीमेंट किया और वो क्यों रोक लेता है आपके पानी को? महानंदा का पानी बंगाल से आता है, वो भी
मुंह चैंटता है, ये पानी तो हमारा है। तो सवाल इस बात का है कि हमको तो अंधेरे में रखा गया है और अच्छी तरह से रखा है, लेकिन इसका निदान क्या होगा? तब तक जब तक हम और आप बेवकूफ़ जी बने रहेंगे तो हमारी जी बेवकूफ़ी का फ़ायदा हमेशा वो लोग हाँ, उठाते रहेंगे। जी और कहीं न कहीं से ये चीज़ें, मतलब वो सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है ना, अनुनय जी विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। तो जा करके जी रिक्वेस्ट करेंगे तो बोलेगा अच्छा जी ठीक है देखेंगे। जी बस जी इससे सर। ज़्यादा और कोई जवाब नहीं मिलता है। सर कुछ और कहना था सर। आपको पूरा अपना बताइए, बताइए, हाँ सुरेश जी बताइए तब बताइए, सर बताइए, लोग का बताइए। बताइए जी आप। जी जी। दिनेश बाबू ने तो पूरी तरह से बात जो रखे, मेरा भी सर यही कहना था कि खास करके जो भी आजाद भारत में सरकार बना, वो हम लोगों को प्रलोभन दे करके भिखारी के तरह हम लोगों को रखा। कभी रिलीफ के नाम पर अनाज दिया, कभी बड़े रुपया बैंक दिया, कभी कपड़ा दिया, कभी प्लास्टिक दिया, और हम लोगों ने उसको स्वीकार करते गया और सरकार की यही मानसिकता धीरे धीरे बनती चली गई। सर जो विषय आपने भी कहा कि जिम्मेदार सबसे ज्यादा हम ही हैं, जिम्मेदार हम यहाँ के लोग हैं, जो उनके द्वारा दिया गया भिक्षा को हमने स्वीकार किया। अगर हमने पहली बार इस बात को अनुभव किया रहता कि ये हमको धीरे धीरे भिखारी बना रहा है, और आज के समय में भी सर यही बात है कि जब बाढ़ आती है, घर कटता है, परिवार दहता है, हम किसी सड़क के किनारे प्लास्टिक टांग के रहते हैं, 1 किलो मूढ़ी और चूड़ा लेके आता है और 10 आदमी मेरे साथ फोटो खिंचा के चले जाता है। तो सर जिम्मेदार तो वास्तव में हम हैं, ये तो हम स्वीकार कर रहे हैं। और इस बार हमने इस टाइप का यहाँ कोसी में आंदोलन भी शुरू किया था कि कोई भी व्यक्ति कुछ ले करके जाए तो उसे स्वीकार नहीं करना है, उससे मांग करना है कि हमें अस्थाई समाधान चाहिए, ये भिक्षा हमें नहीं चाहिए। और सर मैंने ये भी कहा कि नदी के तटबंध और बाढ़, इनको सरकार और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने जीविकोपार्जन का साधन बना लिया, फिर ये लोग इनको समाप्त क्यों करेंगे? इन पर तो बहुत सारी सरकारें चलती है। 2008 में जो कुसाहा टूटा, उस बांध की जिम्मेदारी आज तक किसी ने नहीं ली है सर। कोई सरकार नहीं ली, कोई मंत्री नहीं ली, कोई इंजीनियर नहीं ली, क्योंकि उन्हें तो फिर नया जीविकोपार्जन मिल गया, नया ठेकेदार मिल गया, नया पैसा मिल गया, उसमें कमीशन फिक्स होता है सर, उससे तो सरकारें चलती है। लेकिन हम नागरिक सही समझ पाते हैं। जो बात सर आपने उठाई वो एकदम जायज है सर। हमने पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष करते रह गया, बिहार से बाहर चले गया, अपने परिवार को पाला पोसा, बच्चे को पढ़ाया, लेकिन अपने जमीन को नहीं पहचाना। हम जहां के वासी थे वहां कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, और हमें आता है लोभ दे के 100-200 का रिलीफ दे दिए, कभी 10 किलो चावल दे दिए, कभी कुछ दे दिए, फिर हम लोग इसी में रह जाते हैं। आखिर समझ कहीं कहाँ पाता है लोग सर। हमने जब इस बार के बाढ़ में विरोध किया तो कुछ लोगों को खराब लगा कि ये गलत कर रहे हैं, जब लोग दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं ले, हम क्यों ले, हमको जन्मजात भिखारी क्यों ये लोग समझ रहा है? हम यहाँ के मूलवासी हैं, मेरा अधिकार है, हमको सुरक्षित करो, और हमें पूर्ण सुरक्षित रहने का अधिकार है सर। इसलिए अस्थाई आपको दो समाधान। बातें बताऊं। जी एक मिनट सुरेश जी। जी सर। मैं दो बात बताऊं। पहले परिस्थिति का विश्लेषण कर लीजिए कि हम लोग कहां से अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं। आपने रिलीफ की बात कही ना, मैंने पूरी विधानसभा की रिपोर्ट पढ़ी है। हर बार जी 48 में सबसे पहली बाढ़ आई थी बिहार की आज़ादी के बाद, और जी उस समय जो एमएलए थे, डिबेट पढ़िए कभी, अभी वो तो मुझसे ले जाइए, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे यहाँ रिलीफ लेकर के मत आइए, हम लोग आत्मसम्मानी लोग हैं, हमको किसी की खैरात नहीं चाहिए, और अगर जी आपको देना ही है तो हमसे पैसा ले लीजिए और यहाँ से चले जाइए। सामान ले लेंगे हम आपका, लेकिन पैसा देंगे हम, ये हाथ नहीं फैलाएंगे आपके सामने, आप हमको जी भिखमंगा मत समझिए। जी ये जब देश आज़ाद हुआ था तो इस तरह की चीज़ें लोगों को सुनाई पड़ती। जी
ये बात करीब 9-10 साल तक रही। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम आपने सुना ही है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने कहा था विधानसभा में कि आप जी। लोगों को रिलीफ बांटने में मजा आता है कि जी। आपके दरवाजे पर 4 लोग रोज इकट्ठा होकर के दुआ सलाम जी। करते हैं जी। कि वो राहत बांट दीजिए, और इससे जी। पहले की विपत्ति आए या ना आए उसका षड्यंत्र करने के लिए आप लोग अपना अफसरों के यहाँ और नेताओं के यहाँ छटना शुरू कर देते हैं। आपसे जी। बड़ा जो नेता है उसके यहाँ आप, और जो छोटा अफसर है वो बड़े अफसर के यहाँ हो जाएगा तो हम रिलीफ बांटेंगे। वो हमारा आत्मसम्मान इन लोगों ने कहीं ना कहीं छीन लिया हमसे। एक जी। बात। दूसरी बात ये कि आजकल ये जो एनजीओ वाले आ गए हैं ना बहुत से, जी। 1966 में पहली बार जबकि बाढ़ आई थी, 66 हम लोग याद करते हैं कि सूखा था, कोरोना पड़ा था, अकाल हो गया था, डिक्लेयर भी हुआ था, लेकिन पहले ज़बरदस्त बाढ़ आई थी उसी साल 66 में, और उसके बाद हथिया का पानी गोल हो गया, उसके बाद पानी बरसाई, तो अकाल पड़ गया। अगले साल 67 में अकाल पड़ गया। उस अकाल में ये प्रस्ताव किया गया था कि देखिए वो बाढ़ के लिए, सूखे की बात नहीं हुई थी, कि जब हमको मालूम है कि फलानी जगह पानी आएगा, और आमतौर पर उसका समय फिक्स है कि अगस्त से सितंबर के बीच में वो पानी जरूर आएगा, और कभी आए या ना आए उसमें जरूर आ जाएगा। पहले आ गया तो अलग बात है, और बाद में आया तो भी अलग बात है, लेकिन उस समय आएगा। जब ये सब पता है हमको, तब आप बाढ़ से निपटने की तैयारी क्यों नहीं रखते? आपदा पूर्व तैयारी है खूब चल रहा है, मीटिंग चल रही है उस पर, और लोग आके भाषण देते हैं। 66 में पहली बार, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे जिसने प्रस्ताव किया था, मैं आपको बता सकूंगा बाद में, कि पूरी तैयारी हमारी बाढ़ से निपटने की पहले ही हो जानी चाहिए। उसको किए हुए करीब 50 साल से ऊपर उसको भी हुआ, तो 50 साल में तैयारी नहीं हो पाई आपकी। आप चाहते हैं ना कि रिलीफ बांटें, और रिलीफ बांटते हैं तो उसका एक बड़ा वो तंत्र है। टीवी वाले या अखबार वाले या ये लोग जो है ना, एक कहीं से गुड़िया पकड़ करके लाएंगे, अम्मा तुम्हारा क्या हालत है, क्या हुआ तुमको, तो बोलते हमरा आर के किच नहीं भेट। ये नीति वाक्य है, नीति वाक्य है जो कि नेताजी समझते हैं और वो लोग समझते हैं एनजीओ वाले, कि हमरा आर की किच नहीं भेटला, मतलब अगर मुझे कुछ मिल जाएगा तो मैं अपनी तकलीफ भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा। वहां से रिलीफ जन्म लेती। तो पता है उसको कि 2000 रुपया दे दो और 1 क्विंटल अनाज दे दो। जब शुरू हुआ था वो जो आजकल शायद 6000 रुपया या 9000 रुपया नगद मिलने लगा, तो वो दे दो तो ये खामोश हो जाएगी, खामोश हो जाएगी। उसमें भी भ्रष्टाचार इतना है कि उसका जो जॉब कार्ड है या आधार कार्ड है वो तो यहाँ लोगों के पास जमा है, और वो आदमी जा करके दिल्ली पंजाब में नौकरी कर रहा है। उसको भी लगता है कि उसको भी अगर 300 रुपया आपकी मजदूरी है तो 80 रुपया 100 रुपया उसको भी मिल जाता है, क्योंकि उसका कार्ड यहाँ जमा है। और बाकी जो 200 रुपया है या 250 रुपया है वो बाकी 4 लोग मार ले गए। मैंने एक बार यहाँ के रिलीफ रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी थे, उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि हम इंक्वायरी करवाएंगे, पता नहीं इंक्वायरी हुई है नहीं। मेरा कहना ये है कि जब तक आप संगठित नहीं हो तब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा, और वो समाधान वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जब तक आपकी पॉलिटिक्स नहीं बनेगी तब तक समाधान नहीं होगा। दूसरी एक बात और बताऊं, वो सहा जब टूटा था तो सरकार का बयान था कि 14,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ एक दरार में। वो सहा की दरार में सरकार को 14,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोसी योजना जब बनी थी, जो एस्टिमेट था वो 37,500 करोड़। प्रवचन आपका संपन्न नहीं हुआ अभी। 37,000 का। हमारा नेट फिर धोखा दे दिया, हो गया। जी जी सर, जी सर। हम अपनी बात जारी रखेंगे या बंद कर देंगे? हाँ सर, समापन ही किया जाए। मैं कह रहा था कि उसके जी अच्छी बात है जी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो 37,000 करोड़ रुपए उस वक्त जो कोसाहा में हम लोग जो जिसकी योजना की लागत थी और 14,800 करोड़ रुपए का एक दरार में नुकसान हो गया,
तो वो योजना अगर आज की तारीख में बनाते 2008 में, तो करीब 6000 करोड़ में बनती। जी जी तो 2.5 योजना का तो नुकसान हो गया आपको एक दरार में। जी तो अब उसका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कोई निकाल के बताएगा जी जी कि कितना फायदा हुआ कोसी योजना से जी और इतने लोग उजड़ गए। जी ये सारी चीजें हम लोगों को चिंता करनी पड़ती जी जी है और कहीं न कहीं अपने निजी फायदे से टूट कर आना पड़ेगा जी और संघर्ष करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर वहाँ से रास्ते क्या बनते हैं स्थायी समाधान के और क्या बंदिशें हैं कि जो समाधान हम खोजेंगे उसमें बंदिश क्या है, वो जी विश्लेषण करेंगे तब हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। जी जी और जो ये कहता है कोई ये समाधान है, उसको विश्वास करने का नहीं, जी उस पर विचार करने का है, उस पर वाद करने का, और तब हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। जी धन्यवाद। रंजीव सर। जी सर। हाँ, समापन की हाँ ओर है। जी जी हाँ जी, वो मैं कह रहा था कि अभी वो पोखरेल साहब का एक सवाल, एक कथन और आया था जी जी कि बाढ़ बाढ़ जो है तो बिहार के राजनीतिज्ञों का फाइनेंशियल जी जी अथी है ना। जी तो वो सच है, बिहार में जो बाढ़ है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी है। जी जी बिहार की के राजनीतिज्ञों का आमदनी का, चाहे वो बांध बनाने की ठेकेदारी हो या रिलीफ बांटने की ठेकेदारी की बात हो, तो वो जी एक जी पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी है। जनता इसको समझेगी नहीं तब तक जो है जी तो। और मिश्रा जी ने सही कहा कि वो बाढ़ की राजनीति पैदा करनी पड़ेगी। जी तो इसलिए सवाल है कि ये समाधान तो है ही, समाधान किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, ऐसा नहीं है, समाधान होता है और जी समाधान है। जी समाधान खोजने की जरूरत है, सत्य मान। जी धन्यवाद। जी अभी हम लोगों ने एक तो कोसी जन आयोग बनाने की कोशिश की है ना। जी जी अभी जी एक कोसी जन आयोग बनाने की कोशिश की है, जिसमें हम चाहेंगे कि कोसी के क्षेत्र की जो ये समस्या है उसका जी समाधान निकल के आए। जी वो देखें कि कितना हम लोग काम कर पाते हैं, क्योंकि जी देश में तो अब जो स्थिति बनती जा रही है उसमें स्वतंत्र काम करने की दिक्कतें पैदा हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो इस प्रकार से आज हम सभी लोगों का मार्गदर्शन दिनेश सर कह रहे थे और रंजीव सर कर रहे थे, किंतु अभी मन भरा नहीं है। और सही तरीके से अगर कहा जाए तो विचार विमर्श अभी हुआ नहीं है, क्योंकि अभिभावकों के पास जितना विस्तृत अध्ययन, विस्तृत अनुभव और जितनी बड़ी जानकारी है, शायद बहुत बड़े समाधान की ओर ले जा सकता है। तो मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन से अपेक्षा भी करूंगा कि सर लोगों के साथ एक बार एक टीम बनाकर और निश्चित रूप से समय लेकर सर लोगों से मिलना हो और बिहार के स्वाभिमान के लिए इस बाढ़ जैसे आपदा विषय पर अस्थायी समाधान, जन आंदोलन, जन सहभागिता के दृष्टि से और नेताओं को झकझोरने के लिए, सरकार को झकझोरने के लिए एक बृहत आंदोलन का रूपरेखा तैयार करने का प्रयास बिहार स्वाभिमान आंदोलन को करना चाहिए। इन्हीं सारी बातों के साथ अपने अभिभावकों को आभार प्रकट करते हुए पुनः आपका शुभागमन हो, हम सभी लोगों की अपेक्षा को तृप्त करने का प्रयास करें। इन्हीं सारी बातों के साथ अपने अभिभावकों को आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यहीं पर कार्यक्रम समाप्त होता है। जी धन्यवाद।